अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अदालत की सालाना छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। वो मौसम बरसात की एक सुहानी शाम थी। मैं हस्ब मामूल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक पुरतासुर शख्सियत का मालिक मुझसे मिलने आया। मैंने पेशेवराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। रस्मी अलग सलग के बाद उसने शाइस्ता लहजे में कहा, बेग साहब, मैं जानता हूँ आप एक मसरूफ़ इंसान हैं। रोज़ाना आपको नित नए मौकलीन से मिलना पड़ता है, इसलिए सबकी सूरतों को याद रखना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही वकील से मिला हूँ, और वो भी बरसों पहले। चुनाचे आपकी शक्ल मेरे जहन में नक्श है। आज हमारी दूसरी मुलाकात है। बात के इख्तिताम पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया तो मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, बाखुदा मैं वाकई आपको नहीं पहचान पाया हूँ। अपने बारे में कुछ याद दिलाकर मुझे याद दिलाएं। मेरा नाम फारूक बशीर है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। और आज से 15 साल पहले आपने मुझे चोरी के एक केस से बरी कराया था। इन दिनों मैं बेरोज़गार था और सुबह से शाम तक कराची की सड़कें नापा करता था। ऐसी ही एक सितम ज़रीफ शाम कोई चोर अपना काम दिखाकर निकल गया था और लोगों ने मुझे चोर समझकर धर लिया था। बहरहाल लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, तो जनाब आपने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके मुझे इस झमेले से निकाला था। आज मैं ना तो बेरोज़गार हूँ और ना ही चोर चोर की सदाओं के साथ लोग मेरे ताक़ुब में दौड़ रहे हैं। मुझे अपने एक दोस्त के सिलसिले में आपकी मदद दरकार है और इसी गर्ज से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आपके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा होता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा बेग साहब? नहीं, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैंने कहा। मैं अभी तक आपको अपनी याददाश्त में ताज़ा नहीं कर पाया हूँ। खैर आप बताएं, आपके दोस्त के साथ क्या मसला है? इस शख्स का नाम मकसूद है और वो इस वक्त जेल में बंद है। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं चाहता हूँ आप मकसूद की इस तरह मदद करें कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी मेरा जिक्र तक ना आए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, मैंने कहा। लेकिन पहले आपको मेरे चंद सवालात के जवाबात देने होंगे। आप इसे कुछ भी कह लें, बहरहाल ये मेरा उसूल है। जानता हूँ बेग साहब, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। 15 साल पहले आपने मेरा केस लेते हुए भी अपने इस उसूल का जिक्र किया था। खैर आप सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपके दोस्त मकसूद के केस की नौइयत क्या है? मैंने रफ पेट और कलम संभालते हुए कहा। इससे पहले ये बताएं कि ठंडा चलेगा या गर्म? जहर जहर का तिर्याक है, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। आजकल मौसम खासा गर्म चल रहा है तो मेरे ख्याल में गर्म ही इसका तोड़ है। आप अच्छी सी चाय पिलवा दें। मैंने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को 2 चाय भिजवाने का कह दिया और फारूक बशीर की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो मेरी सवालिया नज़र के जवाब में बोला, मकसूद पर कत्ल का इल्ज़ाम है और वो जुडिशल रिमांड पर है, इस वक्त जेल में है। जो वकील इसका केस लड़ रहा है वो फुसफुसा और हड हराम है। इसे सिर्फ अपनी फ़ीस से गर्ज है। क्लाइंट गया भाड़ में। पिछले 6 माह से ये केस अदालत में लगा हुआ है और मजाल है इसमें रत्ती भर भी बेहतरी आई हो। अगर यही हाल रहा तो मकसूद को सज़ा हो जाएगी। मैंने इस निकम्मे वकील को फारिग कर दिया है और चाहता हूँ कि आप इस केस को अपने हाथ में ले लें। मुझे इस बात का यकीन है कि मकसूद कातिल नहीं है, बाकी आप इससे मिलकर सारी कहानी सुन लें। मेरे पास अगर ज़्यादा वक्त होता मैं यहाँ रुककर आपकी मदद ज़रूर करता, लेकिन मैं अपने एक अजीज़ अली इमरान को आपसे मिलवा दूँगा। वो आपसे राब्ते में रहेगा और जिस मरहले पर जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी अली इमरान फ़ौरन आपको मुहैया कर देगा, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। बस आप किसी तरह मकसूद को इस केस से बाइज्जत बरी करा दें। और आप ये भी चाहते हैं कि मकसूद को खबर ना हो आप इसकी मदद कर रहे हैं? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जब वो आपका दोस्त है तो फिर इस पर्दादारी की क्या ज़रूरत है? मकसूद को मैंने अपना दोस्त इसलिए कहा है कि मैं इसका खैर ख्वाह हूँ, फारूक बशीर वजाहत करते हुए बोला। सच्ची बात तो यह है कि हमारे बीच कभी कोई ख़ास ताल्लुक़ भी नहीं रहा, बस दूर की जान पहचान समझ लें। किते कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इसकी बात मुकम्मल होते ही मैं बोल पड़ा, आपकी ये खैर ख्वाही मेरी समझ में नहीं आई।
میں سمجھاتا ہوں، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا۔ کسی زمانے میں مقصود کے والد منصور صاحب نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور آج میں اس احسان کا ہی بدلہ اتارنے کے لیے یہ کیس آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر جو احسان کیا تھا وہ اس طرح سے احسان کیا تھا جیسے احسان کرنے کا حق ہوتا ہے، حتیٰ کہ مقصود کو بھی اس کا علم نہیں۔ اب منصور صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور میں پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اتفاق سے اپنے کسی فیملی ایشو کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے میں کراچی آیا ہوا تھا تو مجھے مقصود کے بارے میں پتہ چلا۔ 1 ہفتے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور جانے سے پہلے میری خواہش ہے کہ مقصود کا کیس آپ کے سپرد کر دوں۔ مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ آپ مقصود کو اس مصیبت سے ضرور باہر نکال لیں گے۔ میں اپنی سے پوری کوشش کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر مقصود بے گناہ ہے تو میں اسے ضرور رہائی دلاؤں گا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ لیوٹن بیٹس، اس نے بتایا۔ اوہ، بریڈ فورڈ شائر، UK۔ میں نے کہا، آپ انگلینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیور ہوں بیگ صاحب، اس نے جواب دیا۔ بس چلاتا ہوں جناب، ڈبل ڈیکر۔ سرخ رنگ کی ڈبل ڈیکر بس UK کی خاص پہچان ہے۔ میں نے کہا، آپ کب سے انگلینڈ میں ہیں؟ لگ بھگ 12 سال سے، اس نے بتایا۔ بیوی بچے سب ادھر ہی سیٹل ہیں۔ ایک خاندانی تنازع کے ناطے مجھے یہاں آنا پڑا مجبوراً۔ اللہ کے فضل سے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ گئے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد میری روانگی ہے۔ میں 1-2 روز میں اپنے عزیز علی عمران سے آپ کو ملوا دوں گا۔ وہ مسلسل آپ سے رابطے میں رہے گا۔ پیسہ خرچ کرنا اس کا کام اور عدالت میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خیر، پیسہ تو خرچ ہوگا ہی، میں نے کہا۔ قتل کا کیس کوئی معمولی بات نہیں ہے فاروق بشیر صاحب۔ باقی جہاں تک میری قابلیت کی بات ہے تو اس کے جواہر کا مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آئے گا جب میں مقصود کے کیس کو اپنے ہاتھ میں لوں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ اگلی پیشی کب ہے؟ 15 دن بعد، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 روز میں جیل جا کر مقصود سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آپ اس کی ضروری معلومات مجھے مہیا کر دیں، میں نے کہا۔ کیس کی نوعیت کو جان لینے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، میں سمجھ گیا، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ فاروق بشیر مزید 15-20 منٹ میرے پاس بیٹھا۔ اس نے چائے پی اور ہمارے درمیان مقصود کے علاوہ یونائیٹڈ کنگڈم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ پھر وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ آئندہ روز وہ علی عمران کے ساتھ آیا۔ علی عمران کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور متناسب البدن تھا اور کسی سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اپنی گفتگو اور شخصیت سے وہ بہت سلجھا ہوا اور مہذب انسان لگتا تھا۔ ہم تینوں کے بیچ مقصود کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زیادہ وقت پر محیط رہی۔ پھر وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ 2 روز بعد میں نے جیل جا کر مقصود سے ملاقات کی۔ تھانے کے حوالات کی بنسبت جیل میں کسی قیدی سے ملاقات کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے۔ میں نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے اس وقت کو دگنا کر لیا اور مقصود کا ایک بھرپور انٹرویو کر ڈالا۔ اس سیشن کے نتیجے میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ضروری قانونی کاغذات پر دستخط کرانے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا چاہوں گا تاکہ دوران سماعت میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت ساری باتیں میں نے بعد ازاں اپنی تحقیق سے معلوم کی تھیں۔ ان کا مقصود کی فراہم کردہ معلومات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح میں بعض پوائنٹس دانستہ آپ سے چھپا بھی رہا ہوں جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مقامات پر آئے گا۔ ملزم مقصود کی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ درمیانے قد اور گندمی رنگت کا مالک ایک وضعیت انسان تھا۔ اس نے کامرس میں گریجویشن کر رکھا تھا اور ایک ٹریڈنگ کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرتا تھا جس کا آفس مین کورنگی روڈ پر ڈیفنس سوسائٹی کے علاقے میں تھا۔ اس کی رہائش محمود آباد میں تھی۔ مقصود کی شادی کو کم و بیش 5 سال ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی نوشابہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ ابھی تک اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ مقصود اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اچھے وقتوں میں اس کے باپ منصور نے محمود آباد میں 120 گز کا ایک مناسب سا مکان بنا لیا تھا۔ مقصود کی شادی اسی مکان میں ہوئی تھی۔
لیکن اب اس کے والدین اس دنیا میں باقی تھے اور نہ ہی وہ مکان اس کی ملکیت رہا تھا۔ لالچ کی آندھی نے اس کی جمی جمائی زندگی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، اور اسی لالچ کے جلو سے یہ کہانی منظر عام پر آئی تھی، اور اس سنسنی خیز کہانی نے مقصود کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ وہ 70 کی دہائی کا آغاز تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن شاید وہ 72 یا 73 کا سال تھا۔ اس زمانے میں کم از کم ہمارے ملک میں کسی شخص نے انویسٹمنٹ کمپنیز کا نام تک نہیں سنا تھا۔ انسان کی عمومی نفسیات یہی ہے کہ وہ ہر نئی شے کی جانب لپکتا ہے۔ پاکستان میں اس کام کی ابتدا عروس البلاد کراچی سے ہوئی تھی۔ حاجی کارپوریشن نے اہل کراچی کے دن کا سکون اور رات کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ مقصود کا تعلق اکاؤنٹ سے تھا، وہ پورا دن فگرز کا کھیل کھیلتا رہتا تھا۔ اسے کمپنی سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ ان دونوں کی گزر بسر کے لیے بہت کافی تھی۔ کراچی شہر میں ذاتی گھر اور ذاتی سواری ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مقصود کے پاس 120 گز پر بنا ہوا ذاتی آبائی مکان تھا، اور اس نے بہترین کنڈیشن کی ایک بائیک بھی رکھی ہوئی تھی، مگر لالچ، حرص اور طمع کی یہ خوبی ہے کہ انسان کے پاس اگر دنیا جہان کی دولت بھی کیوں نہ ہو، یہ منفی جذبے اسے اور حاصل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نوشابہ، میں سوچ رہا ہوں، ایک رات اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، نوشابہ نے سرسری انداز میں کہا۔ انسان ہر لمحہ سوچتا رہتا ہے، اور تم زیادہ تر پرائز بانڈز کے بارے میں سوچتے ہو، مگر افسوس کہ آج تک تمہارا کوئی بڑا انعام نہیں لگا۔ کب لگے گا؟ منصور نے پرخیال انداز میں کہا۔ بالکل لگ کر رہے گا۔ کیا کسی بابا جی نے کوئی لکی نمبر وغیرہ بتا دیا ہے؟ بابا نہیں، حاجی صاحب نے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں بالکل نہیں سمجھی مقصود، نوشابہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ 2 حاجی صاحبان نے حاجی کارپوریشن کے نام پر حسن اسکوائر کے علاقے میں اپنا آفس کھولا ہے، مقصود وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جو لوگ ان کی کمپنی میں پیسہ لگاتے ہیں وہ انہیں بھاری منافع دیتے ہیں۔ منافع کی شرح کو سنو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں یہ ہوشربا کہانی ضرور سننا چاہوں گی، وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ تفصیل بس اتنی سی ہے کہ حاجی کارپوریشن اپنے انویسٹرز کو 10% منافع دیتی ہے، مقصود نے بتایا۔ 10% سالانہ؟ نوشابہ نے سوالیہ نظر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ نوشابہ نے انٹر سائنس کر رکھا تھا اور محمود آباد ہی میں گرین بیلٹ میں واقع ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ مقصود نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، سالانہ نہیں، ماہانہ۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت تگڑا منافع ہے، نوشابہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آج تک کسی بھی اسکیم میں اتنا زیادہ منافع نہیں دیکھا۔ ہاں، میں نے بھی ایسا نہ سنا اور نہ دیکھا، مقصود نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کمپنی کی واحد شرط یہی ہے کہ کم از کم رقم 1 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، جس میں ہر ماہ 10,000 روپے منافع مل سکتا ہے۔ اوہ، تو اب تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ، نوشابہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کہیں سے 1 لاکھ روپے مل جائیں اور تم انہیں حاجی کارپوریشن میں انویسٹ کر کے ماہانہ 10,000 روپے منافع کمانے لگو، ہے نا؟ نہیں، میں اس سے بھی آگے کی بات سوچ رہا ہوں، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ اگرچہ 10,000 روپے ماہانہ بھی برا نہیں ہے، لیکن یہ رقم میری تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہر ماہ 50,000 روپے منافع ملنے لگے تو مزہ ہی آ جائے۔ ایسے مزے آسانی سے نہیں حاصل ہوا کرتے مقصود، نوشابہ نے معتدل انداز میں کہا۔ اتنے بڑے پروفٹ کے لیے تمہیں 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنا ہوگی، اور تم اتنی تگڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتے، کبھی نہیں، کہیں سے نہیں، لہٰذا ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں انتظام کر چکا ہوں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے نوشابہ۔ میں نہیں مان سکتی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ 5 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم کوئی مذاق نہیں کر رہے تو مجھے بتاؤ تم نے کیسے اور کہاں سے 5 لاکھ کا بندوبست کیا ہے؟ میں نے کرائے کے مکان میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، مقصود نے کہا۔ اور اپنے اس ذاتی گھر کو کرائے پر اٹھا دو گے؟ نوشابہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، تم اس گھر کا کرایہ لے کر اس مکان کا کرایہ ادا کر دو گے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ اس سے چند روپوں کی بچت ہو جائے گی، مگر 5 لاکھ؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو،
वो इसकी बात काटते हुए बोला, मैं अपने घर को किराए पर उठाने की बात नहीं कर रहा, मैंने इस घर को फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। क्या? नौशाबा को हैरत का एक झटका लगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसने इज़्तिरारी लहजे में कहा। अपने ज़ाती घर को बेचकर किराए के मकान में जाना तो अक्लमंदी का सौदा नहीं है। अगर तुम मेरे दिमाग से सोचोगी तो ये तुम्हें सरासर दानिशमंदी ही लगेगी। मकसूद ने समझाने वाले अंदाज में कहा, ये घर कमोबेश 5 लाख में फ़रोख्त हो जाएगा। इस रकम को इन्वेस्ट करने से हमें 50,000 रुपये माहाना मुनाफा मिलेगा, यानी सिर्फ 1 साल में हम 6 लाख कमा लेंगे। अगर हम 1 साल के बाद अपनी रकम वापस ले लें तो हमारे पास कुल मिलाकर 11 लाख हो जाएंगे। इस रकम से हम अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदेंगे और बाकी बच रहने वाले पैसों से मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। हमारी ज़िंदगी जॉब करते करते गुजर रही है और ये हिमाकत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारी बातें दिल को तो लग रही हैं, नौशाबा नीम रजामंद होते हुए बोली, लेकिन मैं समझती हूँ इसमें बहुत रिस्क है। कैसा रिस्क? मकसूद ने चौंके हुए लहजे में पूछा। ये कैसे पता चलेगा कि हाजी कॉरपोरेशन में लगाई जाने वाली रकम महफूज रहेगी? नौशाबा ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा, और ये भी कि हमें हर माह पाबंदी से 50,000 का मुनाफा भी मिलता रहेगा। तुम्हारे पॉइंट में वजन तो है नौशाबा, मकसूद ने ताइदी लहजे में कहा। इस मसले को हल करने का एक ही तरीका है। मकसूद ने पुरसोच अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ी तो नौशाबा ने तुरंत पूछा, कौन सा तरीका? कल मैं अपने ऑफिस से छुट्टी करता हूँ और तुम भी स्कूल ना जाओ, मकसूद ने मोतदिल अंदाज में कहा। हम दोनों हाजी कॉरपोरेशन चलते हैं। इन लोगों से मिलने और इनकी बातें सुनने के बाद हमें कुछ न कुछ अंदाज़ा तो हो ही जाएगा। फिर घर आकर हम आपस में मशवरा कर लेंगे। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानेगा तो मैं हरगिज़ ये कदम नहीं उठाऊंगा। तुम क्या कहती हो? तुम्हारी तजवीज़ माकूल और मुंतकी है, नौशाबा ने ताइदी अंदाज में कहा। हमें इनसे मुलाकात करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। आइंदा 2 रोज़ वो दोनों हाजी कॉरपोरेशन पहुंच गए। वहां का मंजर हैरत अंगेज़ और मुतासिर कुन था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां शीरनी बट रही हो। लगभग 100 अफराद इन्वेस्टमेंट की गर्ज से ऑफिस पहुंचे हुए थे। इनमें मर्द व ज़न बराबर शामिल थे। नौशाबा और मकसूद की तरह जोड़ों की तादाद भी कम नहीं थी। हाजी कॉरपोरेशन का ऑफिस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक बड़ा सा हॉल था जहां बैक वक्त 100 से 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। इसे वेटिंग हॉल कह सकते हैं, जो इस वक्त तकरीबन भरा हुआ था। दूसरा हिस्सा एक 10 बाय 10 फीट का कमरा था, जिसकी आधी से ज़्यादा ऊपर की दीवारें शीशे की थीं, यानी लकड़ी के फ्रेम में साफ और शफाफ बड़े साइज़ के शीशे जड़े हुए थे। इस कमरे में कॉरपोरेशन के मालिकान हाजी शफीक अहमद और हाजी फजल हुसैन बैठकर क्लाइंट्स को डील करते थे। ये दोनों हाजी साहिबान बिजनेस पार्टनर थे और उर्फ़ आम में बड़े हाजी साहब शफीक अहमद और छोटे हाजी साहब फजल हुसैन कहलाते थे। वेटिंग हॉल में बैठे हुए इन्वेस्टर्स को इस कमरे का अंदरूनी हिस्सा साफ नज़र आता था, मगर वहाँ होने वाली बातें उनकी समात तक रसाई हासिल नहीं कर पाती थीं, क्योंकि वो कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था। ये इंतज़ाम इन्वेस्टर्स के मामलात को सीगा राज में रखने के लिए किया गया था। नौशाबा और मकसूद भी टोकन लेकर वेटिंग हॉल में बैठ गए। हाल में हाजी साहिबान का स्टाफ बहुत फ़ाल नज़र आता था। वो लोग वहाँ आने वालों को टोकन जारी करने के अलावा इन्वेस्टमेंट के हवाले से बुनियादी मालूमात भी फराहम करते थे। मकसूद और नौशाबा की बारी कमोबेश 2 घंटे के बाद आई। इस तवील इंतज़ार ने इन्हें हद दर्जा मुतासिर किया था। इनके जहन ने ये बात तस्लीम कर ली थी कि हाजी कॉरपोरेशन का बिजनेस कोई धोखा नहीं है। अगर वो लोग फ्रॉड होते तो इनके ऑफिस में इन्वेस्टर्स का झमघुटा न लगा होता। देखा देखी या भेड़चाल भी इंसानी नफ्सियात का हिस्सा है। अगर कोई शख्स किसी गलत काम में पड़ा हो और इसे इसकी गलती का एहसास दिलाया जाए तो उमूमन वो शर्मिंदा होने के बजाय मिसालन ये कहता है कि फलां शख्स तो ऐसा ही कर रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो ये इस बात की दलील नहीं कि आपको भी वो गलत काम करने का हक हासिल हो गया है। यही खुशफहमी भरी गलती इन दोनों से भी सरजद हुई। उन्होंने हाजी कॉरपोरेशन के वेटिंग हॉल में दर्जनों इन्वेस्टर्स को महवे इंतज़ार देखकर खुद को समझा लिया कि हाजी साहिबान का ये कारोबार मबनी बर ईमानदारी है, क्योंकि सैकड़ों लोग इन पर भरोसा करके अपनी रकूम हाजी कॉरपोरेशन में लगा रहे हैं। ये सब के सब कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। वो दोनों शीशे वाले साउंड प्रूफ कमरे में दाखिल हुए तो हाजी साहिबान ने खुश दिली से इनका इस्तकबाल किया। इनके रवैये से ऐसा महसूस होता था कि नौशाबा और मकसूद
जैसे इनके करीबी रिश्तेदार हों जो बरसों बाद इनसे मिलने आए हों। इनके अंदाज और गुफ्तार से बेपनाह अपनायत और खुलूस टपकता था। रस्मी अलेक सलेक के बाद छोटे हाजी फजल हुसैन ने शाइस्ता लहजे में इस्तफसार किया, जी फरमाएं, आपकी ज़रूरत की नोयत क्या है? उन दोनों ने उलझन भरी सवालिया नज़र से एक दूसरे की तरफ देखा। वो समझ नहीं पाए थे कि इस सवाल का क्या जवाब। बड़े हाजी साहब ने उनकी परेशानी को भांप लिया और जल्दी से कहा, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप दोनों मियाँ बीवी हैं? जी बिल्कुल, मकसूद ने असबात में सर हिला दिया। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है हाजी साहब, मेरा नाम मकसूद है और ये मेरी बीवी नौशाबा है। मकसूद साहब, हमारी कारपोरेशन अपने क्लाइंट्स को 2 तरह की सर्विसेज मुहैया करती है। हाजी शफीक अहमद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, एक तो हम दूसरों से पैसा लेकर अपने कारोबार में डालते हैं, जिससे हम खुद भी कमाते हैं और अपने इन्वेस्टर्स का भी भला करते हैं। ये तो है हमारी सर्विस नंबर 1, जिसके मुताबिक हम इन्वेस्टर्स को इनकी रकम 10% माहाना मुनाफे पर देते हैं और इसकी बुनियादी शर्त ये कि कम से कम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा, जिस पर माहाना 10,000 का मुनाफा मिलेगा। हमारी सर्विस का ताल्लुक लोन से है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की और फिर अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ देखते हुए कहा, हाजी साहब, इस सर्विस के बारे में आप मकसूद साहब को बताएं, क्योंकि इस शोबे को आप ही देखते हैं। मैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के केसेस को डील करता हूँ। जी मकसूद साहब। छोटा हाजी फजल हुसैन खासी करारी आवाज़ में बोला। फिर मकसूद की जानिब मुतवज्जा होकर कहने लगा कि हम अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल आसान शराइत पर कर्जा भी देते हैं, जिसके लिए कर्जे की कम से कम रकम 10,000 रुपये होनी चाहिए और इस कर्जे पर हम 5% माहाना मुनाफा वसूल करते हैं। यानी अगर आपने हमसे 10,000 रुपये कर्ज उठाया तो आपको हर माह इस कर्ज पर 500 रुपये हमें देना होंगे और इस और 10,000 का कर्ज अपनी जगह जो का तो मौजूद रहेगा। वो लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, अब आप लोग हमें अपनी ज़रूरत बता दें ताकि हमें आपकी खिदमत का मौका मिल सके। हमें कर्जे की ज़रूरत नहीं है हाजी साहब, मकसूद ने रसानियत भरे लहजे में कहा। मैं कुछ रकम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। फिर इससे कम मुद्दत की इन्वेस्टमेंट को तो हम खुद भी कबूल नहीं करते मकसूद साहब। बड़े हाजी साहब ने अपने हाथ में इसका हाथ लेते हुए कहा, आपका फैसला हमारी कंपनी के उसूलों के ऐन मुताबिक है, जिससे साबित होता है कि आप एक समझदार इंसान हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने तौसीफी नज़र से मकसूद को देखा और इस्तफसार किया, आप कितनी रकम इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं? बात के इख्तिताम पर उसने मेज़ की दराज में से हाजी कारपोरेशन का एक फॉर्म निकालकर अपने सामने रखा और सवालिया नज़र से मकसूद को तकने लगा। 5 लाख रुपए, मकसूद ने जवाब दिया। माशाअल्लाह। हाजी शफीक अहमद के हलक से खासी सेहतमंद आवाज़ बरामद हुई। क्या रकम आप साथ लेकर आए हैं? रकम का इंतज़ाम करने में तकरीबन 1 से 1.5 माह लग जाएगा, मकसूद ने बताया। आज तो हम सिर्फ मालूमात हासिल करने आए हैं। ये भी ठीक है। बड़े हाजी के चेहरे से मायूसी झलकने लगी। 5 लाख रुपए कम नहीं होते, इतनी बड़ी रकम सोच समझ कर ही लगाना चाहिए। अगर आज आपने ये रकम हमारी कारपोरेशन में इन्वेस्ट कर दी तो ठीक 1 माह के बाद आप यहाँ से पूरे 50,000 का मुनाफा लेकर जाएंगे। खैर, वो चंद लम्हात के लिए थमा, फिर बारी बारी इन दोनों की सूरतों का जायज़ा लेने के बाद सवाल किया, क्या 5 लाख की ये रकम कहीं और से आपके पास आने वाली है? जी, मैं अपने आबाई घर को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। आपका ये आबाई घर कराची के किस इलाके में वाक़ है और इसकी मकानियत क्या है? छोटे हाजी ने पूछा। अगर आपने इसकी मार्केट वैल्यू मालूम की है तो वो भी बता दें। हम महमूदाबाद में रहते हैं, मकसूद ने बताया। हमारा घर 120 गज के प्लाट पर बना हुआ है और इस वक्त इसकी मालियत 5 लाख के करीब है। वाज़ेह रहे कि यह आज से लगभग निस्फ सदी पहले का किस्सा है, जब आज की तरह मकानात इस कदर महंगे नहीं हुए थे। दौरे हाजिर में इस घर की कीमत 1.5 करोड़ के करीब होनी चाहिए। क्या आपने अपने मकान की वैल्यू कहीं से लगवाई है या यह आपका ज़ाती ख्याल है? हाजी फजल हुसैन ने पूछा। क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है कि महमूदाबाद के इलाके में 120 गज पर बना हुआ साफ़ सुथरा मकान 3 लाख से ज़्यादा मालियत का नहीं हो सकता। मैंने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में एक उम्र गुजारी है।
हाजी साहब, सच तो यह है कि अभी तक मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात नहीं की। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं मकसूद साहब। बड़े हाजी साहब ने लुकमा दिया। अपनी शय हर किसी को अच्छी और कीमती लगती है। मैं भी हाजी फजल हुसैन की बात से मुत्तफिक हूँ। आपका वो मकान 3 लाख से ऊपर का नहीं है। हाँ, अगर आपने इसमें हीरे जवाहरात लगा रखे हों तो फिर वो 5 क्या 50 लाख का भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है हाजी साहब, मकसूद शर्मिंदा सा होकर बोला। वो एक साफ सुथरा सा नॉर्मल घर है। आप एक काम करें, छोटे हाजी ने कहा, 2-4 रोज़ में आप मुख्तलिफ एस्टेट एजेंट से अपने मकान की कीमत लगवाएं। इस तरह आपकी तसल्ली हो जाएगी। इनमें से जो भी आपके मकान की ज़्यादा कीमत लगाए वो अमाउंट आप मुझसे लेकर घर मेरे हाथ फरोख्त कर दीजिए। वैसे मेरे पास जायदाद खरीदने और बेचने वाली पार्टियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। मैं किसी को भी आपका घर फरोख्त कर दूंगा और वो भी बगैर किसी कमीशन के। हाजी फजल हुसैन का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है मकसूद साहब। बड़े हाजी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। आप अपना सर्वे कर लें, इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ठीक है जनाब, मकसूद ने कहा। आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आप जवाब देना पसंद करें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। बड़ा हाजी जल्दी से बोला। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स आपकी कारपोरेशन में जो रकम लगाते हैं, इससे आप किस किस्म का बिजनेस करते हैं? मकसूद साहब, आपके रोज़गार की नौयत क्या है? जवाब देने के बजाय हाजी शफीक ने उल्टा सवाल कर दिया। मैं एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की हैसियत से काम करता हूँ, मकसूद ने बताया। जभी तो बड़ा हाजी जोर देकर बोला। आम तौर पर लोग हमसे ये सवाल नहीं करते। आप ज़हीन होने के अलावा काफ़ी बाखबर इंसान भी हैं। बाहर कैफ, उसने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर वजाहत करते हुए बोला। हमारे हाथ पांव बैक वक्त दर्जन भर कारोबार में फंसे हुए हैं, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट, नीलामी, प्राइस बॉन्ड्स की पूरी सीरीज खरीदना शामिल है। हमारी कंपनी इंपोर्टेड कारें गैर कानूनी तौर पर जो स्मगल होकर आती हैं और कस्टम्स वालों ने पकड़ी हुई होती हैं, इनका नीलामी की जाती है, तो हम इस खरीदारी में भी अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। अलगर्ज हमारा कारोबार अरबों रुपए का है, जो मुख्तलिफ कारोबार में अरबों रुपया हमारा महवे गर्दिश रहता है। हम इन बिजनेस से 1 रुपया कमाते हैं तो 8 आने खुद रखते हैं और 8 आने अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% हलाल काम कर रहे हैं। वो दोनों मियाँ बीवी इन हाजी साहिबान की रूह परवर बातों से बेहद मुतासिर हुए और जल्द ही दोबारा आने का वादा करके कारपोरेशन के ऑफिस से बाहर निकल आए। घर आकर वो इसी मौजू को लेकर बैठ गए। मुझे तो इन लोगों की बातों में सच्चाई नजर आती है, नौशाबा ने गहरी संजीदगी से कहा। मेरा इशारा इस घर की मार्केट वैल्यू की तरफ है। मेरा भी यही अंदाज़ा है कि ये 3 लाख से ज़्यादा में फ़रोख्त नहीं होगा। मैं तो यही समझता हूँ कि तुम पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर हो, मकसूद ने उलझन ज़दा नज़र से अपनी बीवी को देखते हुए पूछा। ये तुमने स्टेट ब्रोकरी कब से शुरू कर दी? तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे तनकीद का निशाना बनाने का, वो मीठी नाराज़गी से बोली। मुझे स्टेट के काम का कोई तजुर्बा नहीं, मैं तो ये बात फरीदा से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में कर रही हूँ। अच्छा, मकसूद ने नीम मज़ाहिया अंदाज में कहा। ज़रा इन कीमती मालूमात की रोशनी से मेरे दिमाग को भी तो मुनव्वर करो। फरीदा हमारे स्कूल की एक टीचर है, नौशाबा वजाहत करते हुए बोली। उसने हाल ही में मंजूर कॉलोनी में 120 गज पर बना हुआ एक ऐसा ही मकान 2.5 लाख में ख़रीदा है। कराची से बाहर के लोग, खुसूसन सूबा पंजाब वाले, 120 मुरब्बा गज को 4 मरला ज़मीन समझ लें। मैं समझा नहीं फजल साहब।